जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल गोयल इंस्टीट्यूट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी जानकारी प्राप्त हो सके। हम इस वीडियो में एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए टॉप 200 फिजिक्स MCQ की सीरीज ला रहे हैं, जो कि पार्ट 2 है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 62, ओपन ए डोर इजली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। और फ्रेंड्स, मान लीजिए दरवाज़ा है, ये मिड पॉइंट है, इधर हिंजेज लगे हुए हैं। तो हमारे हैंडल को लगाने के लिए हैंडल को कहाँ लगाया जाए कि दरवाज़ा खोलने में आसानी हो। तो फ्रेंड, इसके लिए इसमें लगने वाला फोर्स टार्क के रूप में होगा। टार्क इजिकल टू R + F। R इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, दैट पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट and this is particle. Then for the maximum torque max, R should be also max. Thus the position of hinges is away from midpoint, opposite from hinges. Thus friend, correct answer is answer number B. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, A particle is moving in a uniform circular motion with constant speed v along a circle of radius r. The acceleration of the particle is। कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए, जो कि है जब कोई कण एक निश्चित पॉइंट के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो उसमें दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन तो वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न एक्सेलरेशन, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा, वेग की दिशा में लगातार परिवर्तन के कारण होने वाला एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन में कहा है एक समान वृत्तीय गति। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है एक समान वृत्तीय गति, मतलब इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा और रेडियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v² डिवाइडेड बाई r, एंड टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 0 है, तो टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई r। दस फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द ट्रैक, जिससे ट्रैक के कारण समान प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। फ्रेंड, करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 CSL यूनिट इज इक्वल टू, एक CSL इकाई बराबर होता है। फ्रेंड्स, 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन। फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, वायु के वेग और बल को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। फ्रेंड्स, एनीमोमीटर वायु के वेग और बल को मापने का इंस्ट्रूमेंट है। फ्रेंड्स, और बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं हम।
एनीमोमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, एल्टीमीटर से मिल्क मापा जाता है और आइडियोमीटर से ध्वनि। तो फ्रेंड्स हम चारों ऑप्शन कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट है। फ्रेंड्स चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट वेबर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठोस कोण की एसआई इकाई का प्रतीक क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एक एंगल एंड एक सॉलिड एंगल। तो फ्रेंड हमारे एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो फ्रेंड स्टेरेडियन, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो स्टेरेडियन यूनिट होता है, तो इसका सिंबल एसआर होता है। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर नंबर बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। पार्सेक इकाई मापन है। फ्रेंड्स पार्सेक एक दूरी का इकाई है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, पार्सेक के द्वारा बड़ी दूरियां नापी जाती है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। घनत्व का आयामी सूत्र है। फ्रेंड्स हमारा घनत्व डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स मास का किलोग्राम का डायमेंशन यम से प्रदर्शित करते हैं और मीटर का यल से, तो यम अपॉन यल क्यूब। तो फ्रेंड्स यल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो यम यल के पावर -3 और टी 0। एंड दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन के बराबर होता है। फ्रेंड्स हम इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। तो फ्रेंड्स आप कुछ और कवर कर लीजिए। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फ्रेंड्स इसी प्रकार बाकी सबको आप तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। फ्रेंड ध्वनि प्रदूषण की यूनिट डेसिबल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। फ्रेंड्स टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। फ्रेंड टेस्ला हमारे चुंबकीय क्षेत्र और इंडक्शन दोनों का यूनिट होता है। फ्रेंड बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पर वर्क करता है। फ्रेंड इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि जिस प्रकार जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट से जलने वाला इधर पृथ्वी पे जितना फोर्स लगाता है, पृथ्वी भी उतना ही फोर्स इक्वल का फोर्स रिएक्शन के रूप में लगाती है रॉकेट पे। दिस इज द लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। फ्रेंड डायोप्टर लेंस की क्षमता का यूनिट होता है। डायोप्टर P इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस की क्षमता का फार्मूला है। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण है। व्हेन मिल्क इज कर्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू। फ्रेंड इसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। फ्रेंड्स अब के इसके वर्क को जानने के लिए आपको अपकेंद्रीय बल जानना होगा। अपकेंद्रीय बल
अब केंद्रीय बल इस प्रकार का बल है जिसमें अंदर फोर्स बाहर की तरफ लगता है। इससे मान लीजिए किसी बर्तन में दूध रखा है, इसमें क्रीम, ये सब क्रीम है, तो जब इसको मथा जाता है तो वो क्रीम जो भारी पार्टिकल के रूप में होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण किनारे, बर्तन के किनारे जम जाता है, जिससे बाद में निकाल लिया जाता है। तो इस क्रिया को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसमें फोर्स आप देख पा रहे हैं कि इसमें फोर्स कैसे लग रहा है। इसीलिए इसमें फोर्स लगने की दिशा केंद्र से बाहर की तरफ है। सो दिस इज एन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी फ्रेगमेंट्स द टोटल मोमेंटम ऑफ टीनी फ्रेगमेंट्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल फ्रेगमेंट। यदि विरामा अवस्था में एक बम, सॉरी फ्रेंड यहाँ बल हो गया है, ये बम रहेगा, बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग होगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं चाहे कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन फ्रेंड्स, हमारा संवेग संरक्षण का जो नियम है वो कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, दोनों में लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार बम का फटना एक इनइलास्टिक कोलिजन है, लेकिन इसमें भी संवेग संरक्षण रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बम फटने से पहले का संवेग बराबर होगा बम फटने के बाद का संवेग। तो फ्रेंड्स, बम फटने का संवेग मान लेते हैं P1 होगा, तो P1 इक्वल टू m1 इंटू V1। तो फ्रेंड्स, बम फटने से पहले बम विरामावस्था में था, तब V1 इक्वल टू 0, तो पहले का संवेग 0, तो लास्ट का भी संवेग 0 होगा, तो बाद का भी टोटल संवेग 0 होगा। फ्रेंड्स, 10 इज 0 हमेशा शून्य होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पायलट हैज टू रिलीज द बम टू हिट ए टारगेट। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। फ्रेंड्स, बिफोर द लक्ष्य, इसका करेक्ट आंसर है बिफोर द टारगेट। पायलट को करेक्ट सही सटीक निशाना लगाने के लिए अपने बम को बिफोर द टारगेट गिराना होगा। फ्रेंड, इसका वर्क हम इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए एक टारगेट है कोई और पायलट को बम गिराना है, तो पायलट यहीं से बम गिराएगा जिससे कि ये पैरेलल पाथ कवर करके सही टारगेट पे गिर जाए। अगर पायलट बम यहाँ छोड़ देगा तो ये पैरेलल पथ से होकर टारगेट से आगे गिर जाएगा। इसी प्रकार हमारा करेक्ट आंसर है बिफोर द टारगेट। पायलट को लक्ष्य का निशाना लगाने के लिए बम को टारगेट से पहले ही गिराना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? फ्रेंड्स, मूल मात्रक, हमारा मूल मात्रक 7 होते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन आयतन का होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो फ्रेंड्स, ये तो ऐसे दिख रहा है कि ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो फ्रेंड, हम अपना ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इन एन एटम द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट इज प्रोवाइड बाय। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स देख लीजिए, नाभिक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र बल उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्रदान होता है। फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू MB स्क्वायर डिवाइड बाई R। दस फ्रेंड, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज
एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू मॉनिटर 100% अर्थ सरफेस ओनली ए वन पोलर सैटेलाइट इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम। 100% पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए केवल एक ध्रुवीय उपग्रह की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए कितने भू-स्थिर उपग्रहों की आवश्यकता होगी। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर सी होगा 3। ओ फ्रेंड्स, एक पोलर सैटेलाइट 100% पृथ्वी की सतह की निगरानी कर सकता है, लेकिन एक भू-स्थिर उपग्रह एक 120 डिग्री का एंगल कवर करता है। तो इसी प्रकार हमारा पृथ्वी 360 डिग्री एंगल कवर करने के लिए एक 120 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोगीज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विथ द बफर्स एक्सप्लेन्स व्हाट। बफर्स के साथ एक ट्रेन की बोगियाँ प्रदान की जाती है जो व्याख्या करती है। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू dp/dt, चेंज इन मोमेंटम। तो फ्रेंड्स इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स को समझने के लिए मान लीजिए बोगी है, तो बोगियों के बीच में ये बफर्स लगे हुए हैं। तो ये इसलिए लगे हुए हैं कि जब मान लीजिए जब अगला बोगी रुकेगा तो अगले और दूसरे बोगी को टकराने के लिए ज़्यादा समय लग सके, इसके लिए बफर्स लगे हैं। तो डेल्टा टी का मान इंक्रीज करने के लिए बफर्स लगे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं ये न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करता है, एफ इज इक्वल टू ΔP/ΔT। तो फ्रेंड्स जब समय इंक्रीज होगा तो एफ के मान में कमी होगी, अतः बफर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पालन करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या है। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले फार्मूला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स हम जानते हैं फिजिकल टू G(m1)(m2) डिवाइडेड बाई आर। फ्रेंड्स वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स G इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू m1 m2। फ्रेंड्स एफ का न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, m1 m2 मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 लाइट ईयर इक्वल्स, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो फ्रेंड एक प्रकाश 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फ्रेंड्स से आप याद कर लीजिएगा। कोणीय गति का सही सूत्र क्या है। फ्रेंड कोणीय गति यहाँ नहीं होगा, कोणीय संवेग। सो कोणीय संवेग L इज इक्वल टू R क्रॉस P। फ्रेंड्स आप लोग जान जाइए जहाँ भी R होगा, R का क्रॉस प्रोडक्ट किसी के साथ होगा तो वहाँ R का मान पहले होगा। ये फ्रेंड्स यूनिवर्सल समझ लीजिए, यूनिवर्सल ही है। फ्रेंड बढ़ते हैं। फ्रेंड हम आपको कोणीय वेग भी बता दें। कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन
डेल्टा टी। फ्रेंड दिस इज द फार्मूला ऑफ कोणीय वेग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन। जब ग्रह सूर्य के करीब आता है तो एक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर ग्रह के चक्कर का कोणीय वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, एक समान रह जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड हम जानते हैं कि कोणीय संवेग जे इजकल टू आई ओमेगा, आई इजकल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है, तो जब ग्रह सूर्य के नज़दीक आते हैं तो आर का मान घट जाता है, जिसके कारण आई का मान घट जाता है। तो जे को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा का वह मान बढ़ जाएगा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज हो जाएगा, कोणीय वेग इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने अपना 40 क्वेश्चन कवर कर लिया। और तो फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करना।